चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सभी के सभी जो पूरी की पूरी फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वे शॉर्ट हैं चाहे वे लॉन्ग हैं, सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि यूपी बोर्ड में कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप यूपी बोर्ड 2026 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और ये जो फिजिक्स का पेपर है आपका क्लास 12 का 27 फरवरी को, इसमें आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, जिससे आप यूपी बोर्ड 2026 में धमाल मचा सकें। तो आपको समझना क्या है, सबसे पहले आपको वे क्वेश्चन देखने हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। अगर आपको वे पता होगा, चाहे वे शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे वे लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप बहुत ही कम टाइम में पढ़कर बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब इतना टाइम नहीं है तो आपको सिर्फ एक ही वीडियो ये देखनी है मेरी, और इस वीडियो से आप यूपी बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप 70 में से 60 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्या कराऊंगा इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन का ईयर बताया जाएगा कि यूपी बोर्ड में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन से सन में ये पूछा गया है। और एक चीज और बता दूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ही ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि वन शॉट बहुत करा रहे हैं लोग, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आप क्या देखते हैं, आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है, आप वो देखते हैं जो छोटा वन शॉट होता है, जो मतलब कम टाइम का वन शॉट होता है, जैसे 40 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। लेकिन उतने में पूरी फिजिक्स को कवर करना आसान नहीं होता और न होगा भी नहीं, कोई करा भी नहीं सकता। वे क्या कराते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपसे करा दिए तो ये हैं, बस इतना हो गया तो हो गया काम, ऐसा नहीं होता। ये फिजिक्स है, कोई नर्सरी क्लास नहीं है कि 40 मिनट या 1 घंटा की वीडियो देख के आप पूरी की पूरी फिजिक्स कवर कर लेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखें, कोई भी 40 मिनट या 1 घंटे की वीडियो आपको पूरी की पूरी फिजिक्स नहीं करा सकती। अगर आप 2 घंटे की वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं, 2 या 2.5 घंटे की वीडियो नहीं देख पा रहे हैं पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं फिजिक्स में, तो आप नंबर नहीं ला पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, न्यूमेरिकल के जो वन शॉट है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। जितने भी फर्स्ट बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उनकी एक वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। अनसोल्ड पेपर भी मैंने अनसोल्ड वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री के भी हमने बहुत कुछ करा दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। एक समान विद्युत क्षेत्र में रख के विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से सन में आया यूपी बोर्ड में, 2017, 2022, 2024 और 2025 के जेवी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप इसे करेंगे तो समझेंगे पहले। और एक बात और बता दूं, जैसा मॉडल में और बुक में दिया हुआ है ऐसा ही बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। वो रट्टा माना जाता है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझते हुए चलेंगे। सिर्फ 4 लाइनों में से सोल्व कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये देखते हैं, चित्र बना लेंगे पहले इसका। ये क्यू ई आवेश लग रहा है इस पे, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू 2 बिंदु आवेश है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 12 है, ठीक है। और ये जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, 12 sin थीटा, ठीक है। बस ये चीज आपको याद रखनी है और कुछ याद रखना नहीं है। तो चलिए बस अब फॉर्मूला लिखेंगे, इसका सोल्व करेंगे इसे। बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करना है। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टो बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है। बल गुणा लंबवत दूरी। बल क्या है, बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से, ठीक है। तो बराबर क्या, एफ, ठीक है। लंबवत दूरी कितनी है, 12 sin थीटा। लंबवत दूरी ये 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। क्लियर है यहां तक, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एफ का मान क्या है, एफ का मान क्या बल लग रहा है, क्यू ई, तो एफ की जगह क्या रखेंगे, क्यू ई, और ये हो जाएगा 2L, ये तो है ही साथ के साथ इसका साइन थीटा, ठीक है। 12 sin थीटा ये इसके साथ है। फिर अब बात करते हैं, तो बराबर
ये जो Q और 2L है इसे एक जगह रख लेते हैं, Q गुणा 2L, ठीक है। Q गुणा 2L को जब हमने एक जगह रख लिया इसे और इसे, ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास, E बच जाएगा एक तो, और एक बच जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ये तो बचेगा, क्लियर, ठीक है। और ये Q गुणा 2L या Q2L, क्योंकि क्या Q2L बराबर क्या होता है, P के बराबर होता है। P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। या तो गुणा लगा लो या Q2L लिख लो, ठीक है, एक ही बात है, या डॉट लगा लो, ठीक है। ये किसके बराबर है, P के, तो टो बराबर हो जाएगा हमारे पास P, इसकी जगह P, और ये E तो है ही, E ये साइन थीटा इसके साथ ही लगा हुआ है, तो टो बराबर आ जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है भाई। लेकिन अगर यदि थीटा बराबर क्या रखें, 90, अब यदि थीटा बराबर 90 रखें, थीटा बराबर 90, तब क्या हो जाएगा, तब टो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टो बराबर, ठीक है, टो बराबर क्या हो जाएगा, PE थीटा की जगह 90 यानी साइन 90 हो जाएगा, थीटा की जगह 90 रख देंगे, साइन 90, तो टो बराबर हो जाएगा PE, थीटा के साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो गुणा 1, तो टो बराबर आ जाएगा PE, टो बराबर क्या आ जाएगा PE, ठीक है। यही हमें निकालना है बस, ठीक है। और ये मैक्सिमम होता है टो का मान, इसमें कितना होता है मैक्सिमम। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से P का मान निकालना चाहें तो क्या लिखा जा सकता है, PE बराबर टो मैक्सिमम लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, PE बराबर टो मैक्सिमम लिखा जा सकता है, या तो टो मैक्सिमम बराबर PE या PE बराबर टो मैक्सिमम। तो P बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, टो मैक्स बटे E कहाँ जाएगा, इसके बटे में, या आप यहाँ तक भी से निकाल सकते हैं या यहाँ तक भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले दोस्तों क्या है क्वेश्चन हमारे पास, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन से सन में आया, 2017, 2020, 2022, 2023, 2024 और 2025 के 2 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने सेट में, 2 सेट में, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है, और ठीक है, और हर जिले में लगभग अलग सेट भेजा जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और इस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं पड़ना कि जो क्वेश्चन 2025 में आ गया वो 2026 में नहीं आएगा, क्योंकि 2024 में आया हुआ वो 25 में आया, 2023 में आया हुआ वो 24 में आया, जो 22 में आया हुआ वो 23 में आया। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसे आप अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे, मैं आपको कराऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, और बुक से और मॉडल से बिल्कुल सेम नहीं लिखना है, ठीक है। मैं जो समझाऊंगा उसके हिसाब से आपको चलना है। ये डेरिवेशन है, इसे कर लेंगे, इसका चित्र बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एल है सिंपल, और कुछ नहीं लिखना, यहाँ से यहाँ तक का आर है, और ये है ई वेक्टर, ये पी बिंदु है, ये क्या है गॉसियन पृष्ठ है, बस इतनी सी बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसे सोल्व। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, वक्राकार पृष्ठ पर अक्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम सोल्व करेंगे इसे तब क्या पाते हैं हम कि डी फाई ई बराबर किसके हो जाएगा, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा, क्या होता है ए बी कोस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो ई वेक्टर से ई हट जाएगा, डी ए वेक्टर से वेक्टर हट जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे बात, क्योंकि ए वेक्टर था तो ए हट वेक्टर हट गया, ए आ गया, बी वेक्टर था वेक्टर हट गया, बी आ गया, ठीक है, और कोस थीटा लग जाएगा। ऐसे ही इस फॉर्मूले का यूज करके इसमें अप्लाई करेंगे इसे फॉर्मूले को, तो क्या आएगा ई वेक्टर का क्या रह जाएगा, ई रह जाएगा, क्योंकि वेक्टर हट जाता है, ठीक है, और कोस थीटा लग जाता है, और डी ए का क्या रह जाएगा, डी ए वेक्टर का डी ए रह जाएगा, और क्या लग जाएगा कोस थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके
पूछ लेंगे। ठीक है, थीटा यहाँ क्योंकि कुछ नहीं है तो थीटा बराबर क्या होगा 0। ठीक है, जब थीटा बराबर 0 होगा और कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए, चूंकि कोस 0 बराबर 1। और जब कोस 0 का मान 1 है, क्योंकि यहाँ थीटा बराबर 0 है, थीटा की जगह क्या रखेंगे 0, और जब थीटा की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस 0, और कोस 0 का मान कितना है 1, और जब 1 की इसमें गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ई डी ए, तो हमने लिख दिया ई डी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। चलिए अब संपूर्ण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे संपूर्ण की। संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जब कुल की बात करेंगे तो डी फाई ई बराबर क्या है ई डी ए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा समाकलन, इसका क्या हो जाएगा समाकलन। ये समाकलन का चिन्ह है भाई, जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें पता है, जो बायो वाले हैं बस ध्यान रखेंगे ये क्या है समाकलन का चिन्ह है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो समाकलन का चिन्ह है ये डी को मान ले जाता है, सिंपल बात ये याद रखेंगे। ठीक है, डी खत्म कर देता है, तो डी को खत्म करेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर फाई ई रह जाएगा। ठीक है, डी हट जाएगा फाई ई रह जाएगा, और समाकलन ई का नहीं होता, ई का नहीं होता तो किसका होता है डी ए का, तो ई से हटाएंगे और समाकलन का चिन्ह किस पर आ जाएगा डी ए पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है बेलन है। ठीक है, ये क्या है बेलन, और बेलन का जो क्षेत्रफल है वक्राकार का वो किसके बराबर होता है 2 पाई आर एल के। तो हम लिख सकते हैं चूंकि समाकलन डी ए ये क्या है क्षेत्रफल वक्राकार पूरे का, ठीक है बेलन का वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या होगा इसके बराबर क्या होता है 2 पाई आर एल। इसकी जगह क्या रखेंगे 2 पाई आर एल। ठीक है, ये जो मान है ये यहाँ पर रख देंगे बस। क्लियर दिख रहा ना भाई सबको, ठीक है हाँ क्लियर है। तो जो एक्स्ट्रा है वो मैं साफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है भाई यहाँ तक, ठीक है, तो इसकी जगह ये मान हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर ई तो यह है ही, इसकी जगह 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। कोई दिक्कत, इसे मान लेंगे समीकरण 1, इसे क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब हमारे पास गॉस की प्रमेय क्या बोलती है, परंतु गॉस की प्रमेय से क्या बोलती है गॉस की प्रमेय कि फाई ई बराबर है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब रेखीय आवेश घनत्व की बात करेंगे। रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा क्यू बटे एल। क्लियर है यहाँ तक, तो भाई क्लियर दिख रहा है ना सबको, क्यू लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। तो क्यू का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा एल। कैसा आया है ये देखते हैं। देखो जब हम क्यू का मान निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी क्रॉस में, वर्ज गुणा की जिसे बोलते हैं। तो ये लैम्डा किसके पास चला जाएगा एल के पास चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा एल। ठीक है, करके दिखाऊं, चलो करके दिखाता हूँ, कहाँ यहाँ पे कर देता हूँ फिर मिटा देंगे। लैम्डा बराबर क्यू बटे एल है, तो बटे 1 मान के इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ इसके साथ। तो क्यू की 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू गुणा 1 क्यू बराबर लैम्डा की एल में करेंगे यानी लैम्डा एल, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा एल। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्यू का मान है, ये जो क्यू का मान है ये यहाँ पर रख देंगे, तो क्यू का मान समीकरण 3 से 2 में रखने पर, ठीक है समीकरण 3 से 2 में रखने पर, यानी समीकरण 3 में क्या मान है क्यू का लैम्डा एल, इसे कहाँ रख देंगे यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू सॉरी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू की जगह क्या रखेंगे हम लैम्डा एल, क्यू की जगह क्या रखेंगे लैम्डा एल।
तो रख देंगे लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। एप्सिलॉन जीरो है नीचे, नीचे क्या है एप्सिलॉन जीरो, फाई ई बराबर क्यू की जगह लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नोट। ठीक है, एप्सिलॉन नोट बोल सकते हैं, जीरो तो हम वैसे बोल देते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, तो क्यू फाई ई बराबर लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नोट, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, यहाँ से साफ कर देता हूँ मैं से, एक लाइन को रह गया बस ये, यहाँ तक क्लियर है ना। अब क्या करते हैं, ये जो समीकरण 1 है और समीकरण 4 है, इसकी तुलना कर देते हैं आपस में। ठीक है, समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से का मतलब क्या है कि ये भी फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है। जब दोनों मान फाई ई के हैं, ये भी फाई ई का और ये भी फाई ई का, तो इनके हम मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये मान इसके बराबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों फाई ई के मान है, तो वही हम लिख सकते हैं इसके मान के बराबर, इसे लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे ई 2 पाई आर एल किसके बराबर होगा, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नोट के। ठीक है, तो ई बराबर यहां से क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब 2 पाई एप्सिलॉन जीरो यानी एप्सिलॉन नोट ये एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें एक साथ कर लेंगे, तो ई बराबर 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, 1 बटे कर लिए, 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नोट, और क्या लिख सकते हैं इसे लैम्डा, ऊपर लैम्डा बचेगा और नीचे क्या बचेगा, आर। तो इस तरीके से सीक्वेंस से में लगा लेंगे, यही होगा इसका आंसर, यही हमें निकालना था, सिद्ध करना था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछे। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समांतर प्लेट संधारित्र पर एक पर्सन पक्का आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप लिख के ले लो, और एग्जाम देने के बाद आप कमेंट करके बताना कि मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था या नहीं बताया था। जो उनसे मैं डेरिवेशन यहाँ पर करा रहा हूँ, इनमें से आपको 2 से 3 डेरिवेशन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए कौन से सन में आया, 2020, 2022, 2023 और 2025 के 2 सेट में आया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका चित्र है सिंपल सा बना लेंगे। ठीक है, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू, यहाँ से यहाँ तक की इसकी मोटाई टी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है, बस इतने सा याद आपको रखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब करते हैं इसका सोल्यूशन। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सिंपल सा, जो मॉडल और बुक में लिखा हुआ है, छपा हुआ है, वो आपको नहीं टेपना, जो मैं करा रहा हूँ वो टेपना है। ठीक है, टेपना मतलब समझना है, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लिखना है जो प्रभावशाली हो, जिससे इफेक्ट पड़े एग्जामिनर पर। ठीक है, ये पता ना लगे, मान लिया अगर आपने मॉडल का है और बुक का है, आपने ऐसे ही लिख दिया हो, ठीक है, तो आपको क्या, उन्हें क्या लगेगा एग्जामिनर को कि इसने रटकाया हुआ है, इसलिए इसने रट के टेपा मार दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ वो अगर आप करोगे तो उसे लगेगा हाँ किसी टीचर ने कराया, या बंदे में इसमें दिमाग है खुद का। ठीक है, तो चलिए, तो क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच वायु में, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ई नोट बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो नोट ए। ठीक है, जीरो बोल लो, नोट बोल लो, जीरो ही बोल देते हैं, चलो सिंपल भाषा में। ठीक है, और दूसरा एक फॉर्मूला और याद रखेंगे परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है क्यू बटे के एप्सिलॉन नोट ए। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको 2 याद रखने हैं। ठीक है, अब ये P1 प्लेट है, एक P2 प्लेट है। ठीक है, 2 प्लेटें दी हुई हैं। ठीक है, इसे P1 ले लो और इसे P2 ले लो। ठीक है, ये 2 प्लेटें दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है V का
तो लिखेंगे यदि प्लेटो P1 व P2, यदि प्लेटो P1 व P2, यदि प्लेटो P1 व P2 के बीच विभवांतर V हो, तब V बराबर फॉर्मूला होता है E नोट D माइनस टी प्लस ई टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं, अगर ये आपके याद हैं तो ये डेरिवेशन आपका हो गया समझो। ठीक है, 3 लाइनों में से सोल्व कर दूंगा अगली। ठीक है, तो चलिए अब ये जो है ई नोट का यहाँ और ई का मान यहाँ, ये मान दोनों यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 1 में ई नोट व ई का मान रखने पर, ठीक है, रख देंगे। कहाँ रखेंगे? ई नोट की जगह यहाँ और ई की जगह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? V बराबर ई नोट की जगह क्या रखेंगे? क्यू बटे एप्सिलॉन 0 A। ठीक है, और D माइनस टी, ये तो फॉर्मूले में है ही, देखो E0 की जगह रखा क्यू बटे एप्सिलॉन 0 A। ठीक है, और D माइनस टी फॉर्मूले में ही, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर E की जगह क्या रखना? क्यू बटे के एप्सिलॉन 0 A, इसकी जगह रख दिया। और क्या बचेगा आपके पास? टी फॉर्मूले में है ही। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्लियर दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साफ कर देता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखते हैं हम, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 A इधर भी है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 A इधर भी है, ये है और ये है, तो हम क्या ले लेते हैं? इसे कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये V का मान है ना, V बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 A। ठीक है, क्या बचेगा अंदर? D माइनस टी बच जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन में चला गया, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये भी कॉमन में चला गया, ऊपर क्या बचेगा? T, और नीचे क्या बचेगा? K। ठीक है, बाकी सब कहाँ गया हुआ? कॉमन में, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हमसे पूछिए संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता C बराबर क्यू बटा V, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर क्यू बटा V। अब ये जो V का मान है वो यहाँ पर रख देंगे, V की जगह, इसकी जगह। V का मान क्या है? ये क्यू बटे एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस टी बटे के। ये मान यहाँ कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे, तो रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? C बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे V की जगह क्यू बटे एप्सिलॉन 0 A, चलो यहाँ ना लगाते, वैसे ही लिख देंगे, D माइनस टी प्लस टी बटा के। क्लियर? अब क्या उससे ये क्यू कट जाएगा, ये कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि ये इसके बटे में है, तो ये कहाँ जाएगा? एप्सिलॉन 0 A ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस टी प्लस टी बटा के। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, मात्रक लगा देंगे, क्योंकि धारिता है, मात्रक क्या होगा? फैराड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वही व्हीटस्टोन सेतु, या क्या कह देते हैं इसे? P बटे क्यू बराबर R बटे S को सिद्ध कीजिए। ठीक है, एक ही बात है, ये वही व्हीटस्टोन सेतु का शर्त है, यानी संतुलन की अवस्था है। ठीक है, या तो कभी तो दे देता है ये ऐसे, कभी दे देता है वही व्हीटस्टोन सेतु लिखिए, वही व्हीटस्टोन सेतु को समझाइए। ठीक है, या इसका फॉर्मूला सिद्ध कीजिए, ऐसे भी दे देता है। तो आपको दोनों काम करने हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, कुछ नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, ये जो चित्र है, और एक चीज को और ध्यान रखना है, जो भी डायग्राम है फिजिक्स में, वो आपको बोर्ड में पूरे के पूरे एक पेज पर बनाना है। ठीक है, और उस पेज पर कुछ नहीं करना, उस पर सिर्फ डायग्राम ही बनाना है, ओनली बड़ा सा। ठीक है, ये छोटा बन रहा, तो आप क्या बनाएंगे माई बोर्ड में? बड़ा, पूरा एक पेज पर एक डायग्राम। ठीक है, तो अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो ये है प्रतिरोध, P Q R और S। ठीक है, ये बिंदु है A B C D। ठीक है, ये कुंजी K2 है, ये K1 है, ये E है सेल।
ठीक है, ये I1 धारा है, इसमें भी I1 धारा है, इसमें भी I2 और इसमें भी I2, बस इतना ध्यान रखना है। और चूंकि ये व्हीटस्टोन सेतु है तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका आविष्कार किसने किया था। ये 3 लाइनें लिखनी है बस आपको। इसका आविष्कार व्हीटस्टोन ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक ABCD चतुर्भुज बनाते हैं। अब निकालते हैं इसका ये सूत्र, P/Q बराबर R/S वाला। ठीक है, सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना इसमें, बिल्कुल आसान है। और किरचॉफ का जो नियम है, वो नियमों की जो वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, वो भी आप देख लेंगे, वह भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी। ठीक है, अब करते हैं इसके सूत्र की स्थापना, P/Q बराबर R/S की। ठीक है, और ये जो किरचॉफ का नियम है उसे भी आप उसकी वीडियो बनाऊंगा, मतलब नियम जितने भी हैं उनकी वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, तो वहां पर आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम। और शॉर्ट क्वेश्चन में पहले लॉन्ग क्वेश्चन करा दूं इसी वीडियो में, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको सारे कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, बंद पास, बंद पास कौन सा लेंगे, ABDA ले लेते हैं पहले, ABDA के लिए किरचॉफ के नियम से। ठीक है, किरचॉफ के नियम से कौन सा नियम लगेगा, द्वितीय नियम, जो पास में लगता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है नियम। हमें सबसे पहले ये देखना है धारा कौन सी बह रही है, I1 लिख लेंगे। ठीक है, गुणा, ठीक है, गुणा प्रतिरोध कितना है, P है, प्रतिरोध कितना है, P, तो P लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बिल्कुल भी। ठीक है, फिर माइनस, इधर आएंगे, इसमें ये है ना, ये वाला ले रहे हैं हम, ABDA ये वाला, सिर्फ ये देखेंगे हम। ठीक है, जी में तो धारा बहती ही नहीं, व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, ये वाला सिर्फ, तो इसमें देखेंगे पहली I1 है और प्रतिरोध कितना है, P है। ठीक है, यहाँ धारा I2 है और प्रतिरोध कितना है, R है, तो माइनस करेंगे धारा जितनी है I2 और प्रतिरोध कितना है, R। मतलब क्या है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल में से पहले वाले में से बाद वाला घटाना है, यानी I1 गुना प्रतिरोध कितना, P, फिर I2 गुना प्रतिरोध कितना, R, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बराबर। ठीक है, बराबर क्या आएगा बताओ, बराबर कुछ भी नहीं है, 0। ठीक है, बराबर 0, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं, I1P बराबर, हाँ यही लिख लो, I1P माइनस लगा लो पहले, और I2R बराबर 0। ठीक है, क्योंकि इस किस के साथ गुणा करेंगे, I1P बन जाएगा, इस किस के साथ गुणा करेंगे, I2R बन जाएगा, बराबर 0। ठीक है, जब हम इसे इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो I1P बराबर, ये माइनस का है, इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, I2R। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे नियम भी है किरचॉफ का, BCDB में, कौन से में, चलो स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले इसका, फिर बढ़ेंगे आगे, साफ कर लेते हैं तब तक। अब कौन सा बंद पास लेंगे, ये BCDB, तो लेंगे अब बंद पास BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर। अब देखेंगे उस इसमें भी यही करेंगे। पहला क्या है, I1 किसके साथ, Q के, तो क्या लिख सकते हैं, I1 गुना Q माइनस I2 गुना S, प्रतिरोध S है। ठीक है, और इधर क्या था, Q था प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध हो जो इस पे हो, S है, ये प्रतिरोध हो, इस लाइन पे जो होगा इसके ऊपर, वो क्या होगा, प्रतिरोध। ठीक है, I1 गुना Q माइनस I2 गुना S, I2 गुना S बराबर 0, बराबर क्या है, 0। क्लियर है, चलिए अब इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं, I1 Q माइनस I2 S गुणा करेंगे, सेम यही आएगा, बराबर 0। अब ये माइनस का है, उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो I1 Q बराबर I2 S। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण 2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। चलिए अब भाग कर देंगे, बस क्या करेंगे, भाग कर देंगे। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर
करेंगे भाग कैसे? समीकरण 1 के बटे 2 रखना, यानी समीकरण 1 में बराबर से पहला क्या है, ये है I1P, ठीक है। और समीकरण 2 में बराबर से पहले क्या है, I1Q, ठीक है। जो बराबर से इधर इधर है वो बटे में रखना, वे बराबर भागी तो कर रहे हैं ना। इधर क्या है I2R बटे इधर क्या है I2S, समझ लेंगे, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेंगे। I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा P बटे Q बराबर R बटा S। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें निकालना था। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 और 2025 के जेवाई सेट में आया हुआ है। कभी आपके पास 2025 का पेपर हो और आप उठा के देखो और उसमें क्वेश्चन ना दिया हुआ हो कि और आप बोल लो कि नहीं मैंने झूठ बताया और ये 2025 में आया हुआ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है। अगर आपके पास अनसोल्ड पेपर है तभी आप बता सकते हैं कि ये 2025 में आया हुआ है या नहीं है, क्योंकि जेवाई सेट में पूछा गया है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा 1-2 फॉर्मूला याद रखना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, तो क्या करेंगे, संपूर्ण लिखेंगे, संपूर्ण वर्त के लिए रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, ठीक है। क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है। समाकलन का चिन्ह है भाई ये, ऐसा ना लगा के ऐसे भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। बराबर होता है समाकलन बी डी एल कोस थीटा, ये आपको पता ही है। क्यों, कैसा हुआ है, मैंने पिछले डेरिवेशन में बताया था, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ठीक है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ऐसा खोला, जब बी वेक्टर है डॉट डीएल वेक्टर है, बी वेक्टर से बी वेक्टर हट जाएगा तो क्या रह जाएगा बी, डीएल से डीएल वेक्टर हट जाएगा तो क्या रह जाएगा डीएल, और कोस थीटा इसके साथ लग जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसे खोल लिया, क्लियर है यहाँ तक तो, ठीक है। अब थीटा बराबर यहाँ कुछ है नहीं, यानी थीटा बराबर क्या है 0, तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन बी डी एल। क्यों, क्योंकि बताया था पहले भी, कोस 0 का जो मान होता है वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब समाकलन बी का नहीं होता, उसमें किसका होगा, जिसके साथ डी होगा, ठीक है। तो किसका होगा, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो ये समाकलन बी का नहीं होता तो किस पर आएगा, डीएल पर आ जाएगा, किस पर आ जाएगा, डीएल पर आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि वर्तीय पथ है, ठीक है, चूंकि वर्तीय पथ होता है, एम्पियर का ऐसे देखा होगा आपने नियम, वर्तीय पथ है, ठीक है, जो उसका एम्पियर के परिपथीय नियम है, परिपथ है ना, परिपथीय नियम, तो ये वर्तीय पथ होता है। और वर्तीय पथ किसके बराबर होता है, अगर हम बात करें समाकलन डीएल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के, किसके बराबर होता है 2 पाई आर के, ठीक है। तो चलिए इसकी जगह क्या रख देंगे, 2 पाई आर रखना है, बस और कुछ नहीं करना। तो समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर बी, इसकी जगह क्या रखेंगे 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, ये आ गया। अब एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो क्या बोलता है, क्या लिखेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या बोलता है, एम्पियर का परिपथीय नियम के समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, समाकलन है भाई ये, किसके बराबर होता है, μ0 I के बराबर होता है, ये बोलता है, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है, क्लियर। ये बोलता है, क्या बोलता है, कौन बोलता है, एम्पियर का परिपथीय नियम बोलता है। अब देखते हैं, ये भी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मान है, ये भी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मान है, तो दोनों मान आपस में बराबर होंगे, यानी ये मान इसके बराबर होगा, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से,
समीकरण 1 व 2 से। तो क्या होगा, b 2 पाई r किसके बराबर होगा, म्यू 0 i के बराबर होगा। ठीक है, आपस में मान बराबर होंगे, तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू 0 i बटे 2 पाई r, क्या हो जाएगा 2 पाई r। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही होगा हमारे पास इसका आंसर, यही हमें निकालना था। बताओ कितना आसान था, बहुत ही आसान था, और आपके 5 नंबर पक्के थे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछेंगे, बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, एक तो अनुचुंबकीय, ठीक है, वैसे ही बोल रहा हूँ, चलो, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इनकी डेफिनेशन आपको याद करनी है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन आए चाहे अंतर आए, अगर आपने डेफिनेशन याद कर ली तो आप डेफिनेशन अंतर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप लाइन खींचेंगे तभी वो अंतर माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके डेफिनेशन याद है तो आप डेफिनेशन, मैं तो ये कहूंगा आप डेफिनेशन याद करें। अगर डेफिनेशन आएगी तब भी वो चल जाएगी, अगर अंतर आएगा तब भी वो चल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, इन तीनों के उदाहरण और इन तीनों की डेफिनेशन याद करें अच्छे से। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफॉर्मर कौन से सन में आया, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, 2024 और 2025 के 2 सेट में आया। जेएस और जेबी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो पता ही होगा, यूपी बोर्ड 7 सेट बनाता है। तो चलिए अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहली बात क्या है कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यदि निकट स्थित 2 कुंडलियों में से एक से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो, मान लिया 2 कुंडली हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक कुंडली ये है, एक कुंडली ये है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, एक से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो, एक से क्या कर रहे हैं, धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो निकट स्थित दूसरी कुंडली से बद्धचुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन के कारण उसमें क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब आपसे क्या कराया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया था कि होता क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसमें फैराडे का रोल था। ठीक है, लेकिन ये भी लगभग उसी से संबंधित है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो आप बस याद रखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है यदि निकट 2 कुंडलियों में से एक से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो, एक से प्रवाहित धारा के मान में क्या हो, परिवर्तन हो। जब इसमें परिवर्तन होगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरित इसलिए से बोला जाता है क्योंकि ये बाहर से नहीं दिया जाता, खुद इसमें से ही उत्पन्न होता है, इसलिए बोला जाता है प्रेरित। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है यदि निकट स्थित 2 कुंडलियों में से एक से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो, तो निकट स्थित दूसरी कुंडली से पद्धचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, या एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक ही बात है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसकी जो माप है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। और इसके प्रकार भी हैं, क्योंकि प्रकार भी पूछ लेता है, ऊंचाई और अपचाई, इन्हें भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखें क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ठीक है, तो क्या है, यह ट्रांसफॉर्मर निम्न विभव की उच्च धारा को, निम्न विभव की जो उच्च धारा है, ठीक है, निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ तक। ठीक है, अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, इसमें यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। यह ट्रांसफॉर्मर निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, और इससे निचले वाले में इसका उल्टा होगा एकदम। ठीक है, देखेंगे ये क्या है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। यह ट्रांसफॉर्मर उच्च विभव की निम्न धारा को, उसमें निम्न विभव की उच्च धारा थी, इसमें उच्च विभव की निम्न धारा है। ठीक है, उल्टा हो रहा, निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करता है। अपचाई ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, यानी उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो क्लियर है। कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, चलिए। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। कौन से सन में आया,
2017, 2018, 2020, 2022, 2024 और 2025 के जेएस आइटम पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 लाइन में सोल्व होने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये L1 है, ये L2 है लेंस। ठीक है, ये O है, ये I डैश है, I है और I डैश है। यहाँ से यहाँ तक की U है, ये आपको पता ही है। यहाँ से यहाँ तक की V है और यहाँ से यहाँ तक की V डैश है। ठीक है, तो करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से। देखते हैं क्या करना है। हम सबसे पहले हम लिखेंगे माना प्रतिबिंब, माना प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी, लेंस L1 से दूरी कितनी है? L1 से दूरी कितनी है? V डैश, V डैश है। तो लेंस के सूत्र से, ठीक है, तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा? अभी हमारे पास 2 लेंस है। ठीक है, एक की फोकस दूरी हम f1 लेके चलेंगे, दूसरे की फोकस दूरी हम f2 लेके चलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या इसे पहले लिख दो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एक की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पहले के वाले लेंस की बात कर रहा है तो f1 लेंगे, दूसरे वाले लेंस की बात कर रहा है तो f2 लेंगे फोकस दूरी। और ये देखते हैं, चलो v की जगह क्या लेंगे, क्योंकि v की जगह क्या है? v डैश है। देखो L1 से दूरी कितनी है? v डैश। तो जो v डैश है तो v की जगह क्या लिखा जाएगा? v डैश लिखा जाएगा। माइनस है, माइनस लगा दिया जाएगा। 1/u की जगह u ही है, बराबर 1/f। f की जगह क्या आएगा? f1, क्योंकि पहले लेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? अब आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब एक लाइन और लिख लेंगे इसमें। अब प्रतिबिंब I डैश लेंस, ठीक है, I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? I पे, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है यदि लेंस L2 से, यदि लेंस L2 से प्रतिबिंब L2 से प्रतिबिंब I की दूरी V हो तो, ठीक है, V हो तो कितनी हो? ये तो लिखा ही हुआ, ये तो दिख ही रहा। L2 से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है? V है। ठीक है, यानी I की दूरी। ठीक है, क्लियर है? आभासी वस्तु का मतलब वो होता है कि ऐसी वस्तु जो नहीं होती, जिसका हमें आभास होता है। नाम से ही पता लग रहा है आभासी वस्तु, यानी आभासी वस्तु जो हमें दिख रही है, ठीक है, लेकिन नहीं है, रियल में नहीं होती, जिसका हमें सिर्फ आभास होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे V। अब देखेंगे यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2। 1/f2 क्यों आया है? देखेंगे ये क्यों लिखा हमने 1/v। v की जगह तो v रहने दिया, ठीक है, v रहेगा। अब इसमें चेंज करेंगे u में। अब देखो v डैश ये क्या है? अब ये जो v डैश किसका कार्य कर रहा है? ये देखो हमने लिखा, यह प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए, ठीक है, ये जो I डैश है ये L2 के लिए क्या करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसके लिए कार्य करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, आभासी वस्तु का कार्य करेगा जब, तो जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? I पर बनेगा। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनेगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, जब I पर बनना है इसका प्रतिबिंब, यदि लेंस L2 से प्रतिबिंब I की दूरी कितनी हो? V। ठीक है, ये लेंस L2 है, इससे जो I की जो दूरी है वो कितनी है? V है। ठीक है, तब क्या होगा? 1/v माइनस 1/v डैश,
u की जगह क्या रखेंगे v डैश। अब ये दूरी u ना रह के कहाँ ट्रांसफर होगी, इधर, ठीक है, v डैश की तरफ। बस ये आपको ध्यान रखना, बराबर 1/f2। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, जोड़ने पर, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ देंगे। तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। कैसे जुड़ेगा, बराबर से इधर इधर वाले एक साइड और बराबर से उधर वाले दूसरी साइड। तो कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। 1/v डैश माइनस 1/u। समीकरण 1 में बराबर से इधर ही है और समीकरण 2 में बराबर से इधर ही है, तो प्लस जोड़ रहे हैं ना, तो इसलिए प्लस का चिन्ह, 1/v माइनस 1/v डैश, ठीक है। ये प्लस का है 1/v डैश, ये माइनस का है, तो इससे ये कट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बराबर ऐसे ही चलेंगे, बराबर से इधर, बराबर से इधर ये क्या है 1/f1 है और प्लस करना क्योंकि, और इधर क्या है 1/f2 है, 1/f2 है। क्लियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या बचेगा यहाँ पर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसे सोल्व करते हैं आगे। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करते हैं देखेंगे। ये जो है माइनस के 1/u प्लस 1/v, इसे क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखा जा सकता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये प्लस वाला है वो पहले लिख दो 1/v, और ये माइनस वाला है ये बाद में लिख दो 1/u, ठीक है। क्लियर। अब चूंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और ये f क्या लिख देंगे, बड़ा लिख दो, क्योंकि ये छोटे हैं ना यहाँ, फिर वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, बड़ा f लिख दो, तो लिख देंगे बड़ा f, ठीक है। तो ये क्या है के बराबर है 1/v माइनस 1/u, किसके बराबर है 1/f के बराबर है। तो यानी इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है 1/f लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/f लिख सकते हैं, तो 1/f लिख देंगे बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब 1/f बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा f1 f2 का, f1 f2 आ जाएगा, f1 f2, ठीक है। अब रूल क्या होता है कि इसे इससे भाग देंगे, जो इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा f2, f2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो f2 प्लस f2 से f2 कट जाएगा, क्या बचेगा f1, f1 के ऊपर गुणा f1। ये तो आपको पता ही होगा एलसीएम का, नहीं पता है तो आप कमेंट कर देंगे, मैं बता दूंगा। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, f2 प्लस f1 है, दोनों प्लस के हैं, तो क्या लिखा जा सकता है f1 प्लस f2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, बटे f1 f2 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब हम अगर f निकाल लें यहाँ से, अगर हम यहाँ से f निकाल लें, f बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 1/f बराबर है, f बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं f1 f2 बटे f1 प्लस f2, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें निकालना था, ठीक है। तो स्क्रीन से दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो कभी तो पूछ लेता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कभी पूछ लेता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी, तो कंफ्यूज नहीं होना, नाम में इंपोर्टेंट है। 2018, 2019, 2022 और 2024 में पूछा गया, 25 में नहीं आया, लेकिन 26 में पूरे चांस है कि आएगा। ये 3 क्वेश्चन है जो मैं अब करा रहा हूँ, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा बोर्ड 2026 में, यानी 27 फरवरी को, ठीक है, यूपी बोर्ड में। तो ध्यान से देखेंगे, चित्र आप इसका खुद बनाएंगे, क्योंकि चित्र बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये चित्र बना हुआ है आपके बुक, जो भी आपके पास है मॉडल पेपर जो भी है, उसमें आपको ये चित्र बना हुआ मिलेगा। चित्र एक पेज पर इसका बनेगा और सिर्फ लाइनें ये 2 ही लिखी जाएंगी और कुछ नहीं लिखना आपको इसमें। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आने वाले, वैसे तो ये पूरा ही जो मैं करा रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसे कर लिया तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, नंबर आपके इतने आएंगे, ठीक है। तो क्या है, यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जो आंख के समीप स्थित अत्यधिक छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। यह एक प्रकाशिकी यंत्र है जो आंख के समीप स्थित छोटी वस्तुएं जो हैं उन्हें देखने के लिए क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। सिंपल सी बात है, आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। चित्र आप इसका बना लेंगे, आगे भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे फिर आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, खगोलीय दूरदर्शी अथवा ज्योतिष दूरदर्शी अथवा अपरिवर्तनी दूरदर्शी, ठीक है, तीनों इसी के नाम है।
कभी तो ये दे देता है, कभी ये दे देता है, कभी ये दे देता है। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, एक ही है ये तीनों। क्या है? तीनों एक ही है। क्या लिखेंगे? कौन से सन में आया? 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025 के JW सेट में, 2025 के JX सेट में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करने हैं। ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्या है आंसर में लिखेंगे? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसे दूर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा, तारे आदि देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसे दूर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा, तारे आदि देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है इसका चित्र। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होते हैं 3, ये वैसे तो फिजिक्स की पूरी चित्र पे डिपेंड होती है, डायग्राम पे। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया और तो आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो चित्र आप देख लेंगे बुक में, मॉडल में। नहीं होगा तो मेरे पास आप मैसेज कर देंगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है योगेश सैनी 165। आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, तो आप मेरे पे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका डाउट हो। तो बढ़ेंगे अब आगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। परावर्ती अथवा परावर्तक दूरदर्शी कौन से सन में आया? 2017, 2022, 2023, 2024 और 2025 के जीएस सेट में पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए बहुत आसान तरीके से आप इसे याद करेंगे। 2 लाइनें की डेफिनेशन होती है और चित्र होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन आपको पक्का ही देखने को मिलेगा बोर्ड में। ठीक है, तो क्या है आंसर में? इस दूरदर्शी में दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्य के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण, बड़े आकार का क्या? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, चित्र आप इसका बना लेंगे। वही मैंने कहा आपको, अगर ना मिले आपको चित्र बुक और मॉडल में तो आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देंगे। ठीक है, आईडी मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाइगेंस द्वितीयक तरंगिकाओं को सिद्धांत लेके इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, परावर्तन की व्याख्या हो और एक होती है अपवर्तन की व्याख्या। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन आते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आता है, चाहे परावर्तन की व्याख्या है चाहे अपवर्तन की व्याख्या है, लेकिन ये 3 बिंदु आपको जरूर लिखने हैं। ये 3 बिंदु आपको जरूर लिखने हैं, क्योंकि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आप पहले लिखेंगे, उसके बाद अब लिखेंगे परावर्तन की व्याख्या है या अपवर्तन की व्याख्या है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझते हुए चले। ठीक है, तो कौन से सन में आया? 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, 2025 के JW सेट में, 2025 के JT सेट में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइगेंस पे क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या है इसकी परिकल्पनाएं? 3 पॉइंट बोल लेते हाइगेंस ने, तो वही हम डिस्कस करेंगे। क्या है? हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। ठीक है, सबसे पहले ये लिखेंगे इसकी परिकल्पनाएं, फिर करेंगे इसके परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो क्या है? नंबर 1, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं। तरंग स्रोत से यानी वेव सोर्स होता है जिससे तरंगे निकलती हैं। मान लिया कोई ये है वेव सोर्स है, इससे तरंगे निकल रही हैं, तो इसे बोल लेंगे हम तरंग स्रोत। ठीक है, निकलती हैं तो तरंग स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, क्या करने लगते हैं? चारों ओर स्थित माध्यम के जो कण हैं, जो माध्यम है उसके कण जो है मैं क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण, मान लिया समान कला में भी होंगे, समान फेज भी होगा उन कणों का। ठीक है, क्या? माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में यानी समान फेज में होते हैं। ठीक है, कला में कंपन करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं, तो क्या कहलाएगा? वो तरंगाग्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। तो पहला जो पॉइंट है हाइगेंस ने ये बोला था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे ही आपकी तरंगाग्र की परिभाषा भी याद हो जाएगी, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नंबर 2, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, माध्यम का प्रत्येक कण जो है वो क्या करता है? एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगे निकलेंगी। जब सभी जगह क्या हो जाएंगे? नए स्रोत हो जाएंगे। स्रोत माने जिससे तरंगे निकलनी है, तो सभी दिशाओं में तरंगे निकलने लगेंगी। ठीक है, इन नई तरंगों को क्या बोल लेंगे हम? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये बोला था सेकंड पॉइंट हाइगेंस ने। नंबर 3 और सबसे छोटा, यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवेलप अर्थात उनको स्पर्श करता हुआ, एनवेलप का मतलब उनको स्पर्श करता हुआ, टच करता हुआ सॉरी पृष्ठ खींचे, तो यह एनवेलप उस क्षण क्या तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदर्शित करता है।
उस क्षण क्या करेगा, ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब करते हैं हम इसके परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए देखते हैं, चित्र बना लेंगे इसका, इंपोर्टेंट चित्र है। ठीक है, आसान सा ही है, वैसे चाप द्वारा बनता है लेकिन चाप कोई बनाता नहीं है, बस ना कोई एग्जामिनर देखता, आपको बस ये चित्र बनाना है जैसा बना हुआ है। ठीक है, तो ए डैश एक्स एक्स डैश। ठीक है, ये आर है, ये भी आर है, ये बी है, ये बी डैश है। ठीक है, ये आई है, ये भी आई है। अब बस कोण देखते हैं और चलते हैं, इसे सोल्व करते हैं दो लाइनों में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। ठीक है, ये है कौन कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश। ठीक है, ये और दूसरा ए बी डैश ए डैश। ठीक है, ये और ये। ठीक है, दोनों में। तो ये जो है ए बी डैश किसके बराबर है, बी ए डैश के बराबर है, दिख रही है अलग ही, ए बी डैश। ठीक है, बी ए डैश के बराबर है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब और क्या बराबर है, कोण ए बी ए डैश किसके बराबर है, कोण ए बी डैश ए डैश के बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समकोण है। दोनों क्या है, समकोण है, दोनों समकोण है। कौन सा, कोण ए बी ए डैश, कोण ए बी ए डैश। ठीक है, ये और कोण ए बी डैश ए डैश दोनों बराबर है, दोनों समकोण है। ठीक है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और ए डैश क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। चलो उसकी तो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे अब दोनों त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन से, ए बी ए डैश व ए बी डैश ए डैश क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम की कंडीशन पता ही तुम्हें, सर्वांगसम है। इसलिए क्या लिखो, अतः क्या लिख सकते हैं हम, कोण बी ए डैश बराबर है कोण बी ए डैश ए के। ठीक है, क्लियर है यहां तक। देखो सर्वांगसम है तो कोण बी ए डैश ए डैश, ठीक है, यानी ये वाला, और कोण बी बी डैश ए डैश ए, ये और ये। ठीक है, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और सर्वांग समय बराबर होंगे। और ये क्या है, एक है इनमें आपतन कोण, एक है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, परावर्तन कोण एक आपतन कोण, क्या लिख सकते हैं हम इसे, आपतन कोण। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, और परावर्तन कोण को आर से, परावर्तन कोण आर। ठीक है, ये लिखा जा सकता है दोनों को, बस ये दो लाइनों का ही सॉल्यूशन था इसका। ठीक है, आपतन कोण ये, ठीक है, आपतन कोण ये और अपरावर्तन कोण आर ये। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, एक लाइन भी वैसे भी लिखेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले यहाँ तक का। चलिए दोस्तों, ये दो लाइनें लिख लेंगे। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। यह परावर्तन का कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। ठीक है, आपको पता भी है। नंबर 2, आपतन कोण आई किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण आर के। ये आया वो आया, तो यह कौन सा नियम है, परावर्तन का द्वितीय नियम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बस इतना ही था ऐसा सोल्व करने में। और कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो समझाने के लिए हैं, बाकी थ्योरी आपको बता दूंगा कि ये पढ़ना है आपको, तो उसे आप खुद कर लेंगे। थ्योरी में पूछ रहे थे क्या पढ़ना है, तो थ्योरी में आपको पढ़ना है अब जो है इसका मतलब, इसके बाद थ्योरी में एक तो हो जाएगा आपका रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नंबर 2 आप पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। जो मैं बता रहा हूं पेपर में वही आएगा, तो आपको बस पढ़ना है। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट करके यहाँ पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं।
और नंबर 3 पर आप पढ़ेंगे, ऐसे ही बता रहा हूँ, नंबर 3 पे समबारिक समन्यूट्रॉनिक और हाँ बस समबारिक समन्यूट्रॉनिक की डेफिनेशन, समस्थानिक भी है, इसमें 3 है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। बड़े में थ्योरी में ये पढ़ने हैं, बाकी जो मैंने करा दिए मैं करने हैं, नियम की अलग से वीडियो बनाऊंगा वो करनी है। और तीसरे नंबर पे जो आप एक काम करेंगे, तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो है आपका लास्ट का चैप्टर, जो आपका लास्ट का चैप्टर है, जो आपका लास्ट का चैप्टर है उसे आप अच्छे तरीके से करें, ठीक है। अंतिम चैप्टर जो है, ठीक है, अंतिम चैप्टर का मतलब ये है जो अर्धचालक वाला चैप्टर है, ठीक है, ऊर्जा बैंड वाला चैप्टर है। 3 ही क्वेश्चन है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको अच्छे तरीके से करने हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है किला, सॉरी 8 नंबर का चैप्टर है अकेला है, तो इसमें कुछ नहीं छोड़ना, जो भी आपको दिखे वो आपको पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है। अगर आपके पास में नहीं है या आप नहीं पता लगा पा रहे हैं मैं कौन से क्वेश्चन है, तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो लेकिन जो मैंने आपको करा रहा और जो मैंने आपको बताया, जो मेरी वीडियो आ रही है, मैं अगर आपने कर लिए तो आप यूपी बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और 27 फरवरी को आप धमाल मचा देंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने दिल लगा के ये क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? और ये चैप्टर नंबर, ये जो अंतिम चैप्टर है, ये अर्धचालक ऊर्जा बैंड वाला, इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, पंचदिशिक है इसमें, ठीक है, तो आप इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन, बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव अगुण दोनों के दोनों, ठीक है, कौन से सन में आया? 2023, 2024 और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन इसमें पूछी गई थी। और ये क्या होता है, ये क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड होकर दे दिया जाता है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या है। ऐसा निकाय, ठीक है, यानी ऐसी बॉडी जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, बराबर तो होंगे लेकिन विपरीत प्रकार के होंगे, यानी एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, बिंदु आवेश जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प माने कम दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे हम बात करें, एक ही है बिंदु और एक ही है, ठीक है, एक है प्लस क्यू एक है माइनस क्यू, या एक है माइनस क्यू एक है प्लस क्यू, ठीक है, ये कुछ दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी, कम दूरी है, ये क्या है? अल्प दूरी, ये क्या है? अल्प दूरी, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ऐसी बॉडी क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी? ये बॉडी क्या कहलाएगी? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगी, ठीक है, तो वही कहा कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर बराबर है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, ठीक है, परंतु विपरीत विपरीत है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेशी हो एक बिंदु आवेशी हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से कम दूरी पर स्थित हो, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी इसकी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव अगुण क्या होता है, ठीक है, 2019, 2023 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे हम परिभाषा से, सॉरी फॉर्मूलेशन, ठीक है, इसकी फॉर्मूले से परिभाषा बना देंगे हम, देखते हैं कैसे। विद्युत द्विध्रुव अगुण बराबर होता है आवेश गुणा बीच की दूरी, आवेश गुणा बीच की दूरी। मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, ठीक है, और इनकी बीच की दूरी कितनी है? जितनी भी है, मान लिया 2l है, 2l रखी जाती है क्योंकि विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, 2l है, तो ये क्या कहलाएगा? क्या? आवेश और उनके बीच की दूरी, यानी आवेश तो क्या है? एक तो माइनस का एक प्लस का, लेकिन है तो ये जो माइनस प्लस है ये सिर्फ दिशा बता रहे कि विपरीत है ये, लेकिन है आवेश क्या? क्यू ही आवेश है, ठीक है, यानी अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए, आवेश कितना लेंगे? क्यू, और बीच की दूरी यानी 2l, यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है? विद्युत द्विध्रुव के बराबर होगा, ठीक है, वही कहा विद्युत द्विध्रुव अगुण बराबर आवेश गुणा उनके बीच की दूरी, तो ठीक है। अब देखेंगे डेफिनेशन कैसा बनेगी। आवेश, ये आवेश लिख दिया, तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी ये होगी, आवेश है और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ठीक है, ये क्या है? चिन्ह गुणा का, तो के गुणनफल, गुणनफल माने गुणा, गुणनफल को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव अगुण कहते हैं। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है,
ठीक है, आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर आपके पास ये याद है तो आप इसकी डेफिनेशन आसान तरीके से लिख सकते हैं। और P बराबर होता है Q2L, या ऐसे भी लिखा जा सकता है P बराबर Q2L। एक ही बात है, ये डेरिवेशन में यूज भी होता है अगर आपने डेरिवेशन पढ़े भी होंगे फिजिक्स को। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी नोट करेंगे, योगेश सैनी 165। ठीक है, इस पर मेरे साथ कोई भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो अगर आपका। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारे पास? विद्युत फ्लक्स है। कौन से सन में आया? 2022 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी बोर्ड में। तो देखते हैं आंसर में क्या लिखेंगे, समझना है इसे। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, कोई काल्पनिक पृष्ठ है, से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो हम समझेंगे होता क्या है विद्युत फ्लक्स। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो मैं आपको एक बात बताता हूं। देखते हैं, ऐसे मान लेते हैं ये कोई तार है, और इस तार में क्या बह रहा है? करंट। इस तार में करंट बह रहा है, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रही है? विद्युत बल रेखाएं। क्या उत्पन्न हो रही है? विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या उत्पन्न हो रही है? विद्युत बल रेखाएं। और जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी जो संख्या है वो क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर कुछ भी ना याद रहे तो क्या लिखना? विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करा जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो वही कहा, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ है। तो कोई काल्पनिक पृष्ठ ही है, कोई पृष्ठ तो दिया नहीं हुआ, काल्पनिक पृष्ठ ही है, मानना हुआ। ठीक है, से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्याएं हैं, ठीक है, की माप, मतलब कितनी संख्या है उसकी, 20 है, 50 है, 100 है, वो क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बात समझ में। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? फाई से भी प्रदर्शित करते हैं, और फाई से करना ज्यादा अच्छा है, फाई से प्रदर्शित करेंगे हम इसे। ठीक है, मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब बात करेंगे किसी चालक की विद्युत धारिता की। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ 2025 जेडब्ल्यू सेट में यूपी बोर्ड के। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, विद्युत धारिता C बराबर होता है Q बटे V। ठीक है, इस फॉर्मूले से ही हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। मात्रक होता है इसका फैराड, ये आपको पता भी है क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने करा दिया वन शॉट। ठीक है, वन शॉट जो न्यूमेरिकल कराए फिजिक्स के पूरे पूरे, तो उसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराए हैं धारिता से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो विद्युत धारिता C बराबर Q बटा V। तो इसी से डेफिनेशन बनाएंगे, इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाएंगे। क्या? आवेश Q, आवेश Q तथा चालक में उत्पन्न विभवांतर, तथा चालक में उत्पन्न विभवांतर यानी V के अनुपात को, अनुपात क्या होता है? देखो जी, अगर हम, आपको पता भी हो कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है कहीं Q बटा V, ठीक है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है अनुपात में? Q अनुपात V, ये आपको पता भी होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है 1/2, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? 1/2। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? Q बटे V का, ये Q और V का अनुपात है। ठीक है, ये क्या है? अनुपात इसलिए लिखा क्योंकि ये Q और V का अनुपात है। तो क्या लिखा? आवेश Q, आवेश Q तथा चालक में उत्पन्न विभवांतर। ठीक है, चालक में उत्पन्न विभवांतर V का जो अनुपात है। ठीक है, यानी बटे का मतलब क्या है? Q बटे V लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? Q अनुपात V। ठीक है, ये दोनों अनुपात में है। ठीक है, के अनुपात को क्या बोलेंगे हम? चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे आगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। समविभव पृष्ठ क्या है? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, नाम से ही पता लग रहा, समविभव पृष्ठ। सम माने समान, विभव माने जिसका विभव समान हो, ऐसा पृष्ठ। ठीक है, तो क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके
प्रत्येक बिंदु का विद्युतीय विभव क्या हो, समान हो। ठीक है, समान होता है, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करेंगे क्वेश्चन अगला है कि विद्युत संधारित्र। ठीक है, विद्युत संधारित्र क्या होता है, 2024 और 2025 के जेवी सेट में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये समविभव पृष्ठ भी और ये भी, ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन के साथ ऐड होकर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता और आपने ये कर दिया तो आपके आधे नंबर पक्के हो जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और एक दो लाइन का है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या होता है विद्युत संधारित्र, एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत आवेश और ऊर्जा को क्या करता है, संग्रहित करता है। क्या करता है, संग्रहित करता है। ठीक है, संग्रहित करता है। क्या करता है, संग्रहित करता है। संग्रहित माने होता है इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना। जैसा आपने एक नाम भी सुना होगा जो पंखों में लगता है, क्या बोलते हैं उसे, वो बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर वो होता है संधारित्र। ठीक है, तो एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत आवेश तथा ऊर्जा को क्या करता है, संग्रहित करता है। ठीक है, कोई ज्यादा खास नहीं है। संग्रहित में इकट्ठा करता है, जब इकट्ठा करता है क्योंकि वो खींचता है, उसका काम क्या है, खींचना। जो वो खींचता है और पंखे को तेज चला देता है, क्योंकि बोल देते हैं अगर ये फूक गया तो पंखा जो होता है वो स्लो हो जाता है, और इसे लगाने पर पंखा क्या हो जाता है, तेजी से चलने लगता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि ये विद्युत को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है ऊर्जा को, और फिर उसे फ्लो देता है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, उस पदार्थ की क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं विशिष्ट चालकता का यहां से, तो क्या बन जाएगा, विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर क्या आएगा, 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं रो से। किससे, रो से। ठीक है, अगर हम बात करें मैं आपको बोल लूं कि आप विशिष्ट प्रतिरोध की जो डेफिनेशन है वो लिखो, तो आप विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन में क्या लिखोगे, जब विशिष्ट प्रतिरोध की हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ऐसे ही विशिष्ट, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता का उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, और अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का, तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, होगी दोनों डेफिनेशन क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। कौन से सन में आया, 2022 और 2025 के जेएस सेट में पूछा गया है यूपी बोर्ड के। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है कुछ नहीं इसमें। जब ओमीय परिपथ होगा तो ये लाइन सीधी होगी। ठीक है, जब अनोमीय परिपथ होगा तो लाइन ऐसा होगी। ठीक है, तो ये याद रखना बस, ये V है, ये Y है। ठीक है, Y अक्ष, ये X अक्ष, ये Y अक्ष, ये X अक्ष, ये V, ये I। ठीक है, ये V, ये I, ये वोल्ट था, ये धारा। ठीक है, वोल्ट तथा धारा के बीच ही हमें ग्राफ खींचना था। ठीक है, ये ओमीय परिपथ के लिए है, ये अनोमीय परिपथ के लिए है। ठीक है, सिंपल सा है, आसान है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। ठीक है, कौन से सन में आया, 2019, 2022 और 2024 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में। ठीक है, देखते हैं। तो अनुगमन वेग भी वही होता है और अपवाह वेग भी वही होता है, तो इसमें क्या है, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अगर अनुगमन वेग आ रहा तब भी यही लिखना है, अपवाह वेग आ रहा तब भी यही लिखना है, दोनों एक ही है। क्या है, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं, मान लेते हैं कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक है, उसके सिरों पर विभवांतर लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है क्या करने लगेंगे, में मुक्त इलेक्ट्रॉन में गति करने लगेंगे। तो में गति जिस वेग से करेंगे उस वेग को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। देखते हैं, मान लेते हैं कोई चालक है, ये कोई चालक है। ठीक है, ये कोई चालक है,
इसमें हमें विभवांतर लगा दिया, उदाहरण के तौर पर समझा रहा, ठीक है, विभवांतर लगा दिया तो इसमें क्या उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये क्या करेंगे, भागने लगेंगे। तो ये जिस गति से भागेंगे, ठीक है, उस गति को ही क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवावेग हम बोलेंगे। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, वीडी से। ठीक है, वी लगा देंगे, वी लगा के नीचे डी लगा देंगे, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये दो तरीकों से आता है क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मापी में कैसे रूपांतरित करेंगे, यानी कैसे बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे। ठीक है, ये आया था 2025 जेवाई सेट में, इस टाइप से पूछा गया था। और अथवा में पूछा गया है, यही क्वेश्चन है, ये धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, कैसे बदलते हैं। ठीक है, कैसे बदलते हैं, 2030 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है, क्या, धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में ऊंचे प्रतिरोध का क्या लगाना होगा, संट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, संट लगा देंगे अगर हम उच्च प्रतिरोध का, तो क्या हो जाएगा, धारा मापी को हम वोल्ट मीटर में बदल पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अथवा चुंबकीय आघूर्ण, दोनों में एक ही परिभाषा चल जाएगी। ठीक है, 2017, 2024 और 2025 के जेक सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, करेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, क्या है, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। फॉर्मूला लिख देंगे, टो मैक्सिमम बराबर mb। ठीक है, एकांक माने एक चुंबकीय क्षेत्र, यानी 1 रख रहे हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र कितना, 1 में लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को, बल युग्म के आघूर्ण को। अब हम बात करें बल युग्म का आघूर्ण कौन सा, टो मैक्सिमम। ठीक है, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को एक कर दें, मान लिया चुंबकीय क्षेत्र है बी, ठीक है, इसे क्या कर दें हम, बी को एक कर दें, तो क्या आ जाएगा, एम किसके बराबर हो जाएगा, टो मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। वही कह रहा है कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बी को 1 कर दे या एम को 1 कर दे, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बी को 0 करेंगे, एम को 1 करेंगे तो फिर बी की डेफिनेशन आ जाएगी या टो मैक्सिमम की आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए संट देखते हैं हम। अगला संट क्या है, 2023 में आया हुआ 2 सेटों में संट। ठीक है, संट क्या है, संट एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है। क्या होता है, तार होता है, जिसका उपयोग चल कुंडली धारा मापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव आता है इसमें, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे कि संट का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, चल कुंडली धारा मापी में किया जाता है। और कब क्यों किया जाता है, एमीटर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी को किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, एमीटर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। परिवर्तित मतलब बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, कौन से सन में आया, 2017 और 2023 में। ठीक है, और है लेंज का नियम। ये दोनों जो नियम है ये आधारित है फैराडे के नियम। ठीक है, जब फैराडे के नियम कराऊंगा तो बहुत ही डीपली इन्हें समझाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि दोनों फैराडे के नियम से जुड़े हुए हैं, दोनों फैराडे के नियम ही है, समझो। ठीक है, तो क्या है, पहला, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, ठीक है, ये फैराडे की बात है, सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, कुंडली में विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। सीधी सी बात है, जब चुंबक में, ठीक है, और कुंडली में, जब कुंडली और चुंबक के बीच गति होगी, ठीक है, तो क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यह घटना क्या कहलाएगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगी। सिंपल सी बात है कि जब किसी कुंडली में, कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहेंगे हम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, आसान है बिल्कुल। चलिए, बाकी डीपली आपको फैराडे के नियम में समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, लेंज का नियम वैसे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और लेंज का नियम सिंपल सा है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह
स्वयं उत्पन्न होती है। कि क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। जब हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे तो जब फैराडे ने कहा था, चलो मोटा मोटा सा बता ही देते हैं। मान लिया कुंडली है, ठीक है, इसमें धारा मापी लगा दी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा है, ये कुंडली है और ये क्या है, एनएस, ये चुंबक है और इसने क्या काम करा था कि ये इसके पास लेके गया था, ठीक है। तो ये जो निकल रही थी चुंबक से, ये क्या थी, ये क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। और इनकी जो संख्याओं की जो माप है उसे क्या बोला जाएगा, वहां तो बोला गया था विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को माप को क्या बोला गया था, विद्युत फ्लक्स। यहाँ क्या बोला जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि चुंबक की बात हो रही है, ठीक है, बस समझेंगे मोटा मोटा सा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जब ये कुंडली को, इसे चुंबक को पास लेकर आया कुंडली के और चुंबक को दूर लेकर गया, तो कुंडली में क्या हुआ, एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हुआ, ठीक है, और जिससे क्या उत्पन्न हुआ, धारा उत्पन्न हुई, ठीक है, धारा उत्पन्न हुई और प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये जो धारा उत्पन्न हुई, ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं के मान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है, मोटा मोटा समझेंगे। क्योंकि जब चुंबक पास आएगी तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी, जब चुंबक जो है वो दूर जाएगी तब चुंबकीय बल रेखाएं कम होंगी। तो इसका मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा, जब चुंबकीय बल रेखाएं कम और ज्यादा होंगी। क्लियर। तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन कब होगा, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा, जब चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा होंगी, ठीक है। तो ये जो धारा उत्पन्न हुई इसमें, ये चुंबकीय फ्लक्स के मान का विरोध करती है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। अब उत्पन्न किससे हुई, उत्पन्न किससे हुई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से ही उत्पन्न हुई और इसी का विरोध कर रही। यही क्या है, लेंज का नियम है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यही क्या है, लेंज का नियम है, ठीक है। तो क्या है, 2017, 2018, 2020, 2024 और 2025 के जेयू सेट में यूपी बोर्ड में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का आएगा अब की बार भी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाटहीन धारा कौन से सन में आया, 2024 और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। उससे पहले एक चीज बता दो आपको, एक आपको टॉपिक, दो टॉपिक आपको खुद पढ़ने हैं, ठीक है, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है, आसान ही है, उसी पर आधारित है, क्योंकि मैंने फैराडे का नियम को आपको मोटा मोटा पढ़ा दिया है, ठीक है, उसी पर आधारित है। पहला है आपका अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, जैसा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाया ऐसा ही लगभग ये है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है तो वो आप देख लेंगे। और एक है स्वप्रेरण, अगर नहीं आपकी समझ में आएगा तो मेरे से बता देना, मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा इस पर, ठीक है, वैसे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गुणांक भी देख लेना इनका, गुणांक। चलिए अब देखते हैं वाटहीन धारा कौन से सन में आया, 2024 और 2025 में पूछा गया। तो वाटहीन धारा, वाटहीन, वाट होती है शक्ति और हीन माने जिसमें ना हो सकती, ठीक है, जिसमें वाट ना हो यानी जिसमें शक्ति ना हो। तो ऐसी धारा जिसमें वाट है ही नहीं, यानी शक्ति जो है वो जीरो है, तो क्या लिखेंगे, ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जिसके लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वह शक्ति क्या हो, शून्य हो यानी जीरो हो, वाटहीन धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, वाटहीन धारा कहलाती है। क्लियर है। अब बात करेंगे विद्युत अनुनाद की। विद्युत अनुनाद 2019, 2020 और 2030 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्या है, किसी एलसीआर परिपथ में जब वोल्टता की आवर्ती परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है, वोल्टता की आवृत्ति क्या होती है, परिपथ की जो प्राकृतिक आवृत्ति है उसके बराबर होती है, तब क्या होगा, परिपथ में धारा अधिकतम हो जाएगी। तब क्या होगा, परिपथ में धारा अधिकतम हो जाएगी। यह घटना जो है वो क्या कहलाएगी, विद्युत अनुनाद कहलाएगी, ठीक है। तो किसी एलसीआर परिपथ में जब वोल्टता की आवर्ती परिपथ, वोल्टता की जो आवृत्ति है वो परिपथ की जो प्राकृतिक आवृत्ति है, प्राकृतिक क्यों कहा, क्योंकि नेचुरल है, खुद व खुद है उसकी आवृत्ति, ठीक है, अपने आप हमसे कुछ नहीं चेंज करा, उसकी नेचुरल आवृत्ति है, ठीक है, के बराबर हो जाएगी, ठीक है। नेचुरल आवृत्ति के जब बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, धारा अधिकतम हो जाएगी, और जब धारा अधिकतम हो जाएगी यह घटना क्या कहलाएगी, विद्युत अनुनाद कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, छोटा सा भले ही हो लेकिन इंपोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखेंगे
और दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछ लेता है कि किसकी जो तरंग दैर्ध्य है, इन तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। तो कौन सी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। ठीक है, अब बात करेंगे रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों एवं सूक्ष्म किरणों, सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखना यानी सबसे पहला सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी सबसे ज्यादा? रेडियो तरंग की, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। ये घटता क्रम है, सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। ठीक है, ऐसा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2016, 2024 और 2025 के जेडब्ल्यू से आइटम पूछा गया, इंपोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके जो बोर्ड है 2026 का, उसमें पक्का आएगा, लिख के ले लो, पक्का आना है क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे तथा इसके गुण, गुण भी एक ही बात है, ये कंफ्यूज करता है बार बार दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा? कभी तो गुण दे देता है, कभी विशेषताएं, कभी अभिलक्षण, तीनों की तीनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन से सन में आया? 2020, 2022, 2023, 2024 और 2025 के 4 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए ऐसा अच्छे तरीके से करेंगे। क्या है डेफिनेशन? सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगों की डेफिनेशन, और आपको इसके गुणी, विशेषताएं, अभिलक्षण करने हैं। ठीक है, एक ही बात होती है, चाहे गुण दे रहा है, चाहे विशेषताएं दे रहा है, चाहे अभिलक्षण दे रहा है, लिखने उसमें गुण ही होते हैं। विशेषताएं, गुण, अभिलक्षण एक ही बात होती है। ठीक है, तो क्या है लिखेंगे? और क्या कहा इसने? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? यानी विद्युत भी है जिसमें, चुंबक भी है, यानी चुम्बकीय का भी गुण है और विद्युत भी है। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के दोलन है। दोलन माने चक्कर, जैसे ये होता है, ये लोलक है। ठीक है, ये क्या है? लोलक, लटका दिया हमने यहाँ, और ये ऐसा ऐसा कर रहा है, ये यहाँ घूम सा है, यहाँ घूम का है, ये हुआ इसका एक दोलन। ठीक है, दोलन में ना चक्कर ही होते हैं, चक्कर मान सकते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में, जो आकाश में प्रसारित होती है, जो आकाश में प्रसारित होती है, इन्हें आवेशित कणों के त्वरित होने पर उत्पन्न किया जा सकता है। जब आवेशित कण है वे त्वरित हो जाएंगे। ठीक है, त्वरित माने चलने लगेंगे। ठीक है, त्वरित हो जाएंगे, वे क्या होंगे? तब इन्हें उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो गुण में लिखेंगे नंबर 1, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब चलाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, संचरण के लिए इनके। ठीक है, नंबर 2, इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। क्यों होती है? क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, विद्युत भी है, चुंबक भी है। ठीक है, विद्युत भी है, चुंबक भी है, विभाजित होती है। नंबर 3, ये तरंगे प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती है। प्रकाश की भांति परावर्तित होती है, प्रकाश की भांति अपवर्तित होती है। ठीक है, तो ये 3 गुण, विशेषताएं, अभिलक्षण इनके याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसकी डेफिनेशन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेंगे, और ये गुण को आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में या आपको पक्का में देखने को मिलेंगे बोर्ड में। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी व्यतिकरण भी और विवर्तन भी। ठीक है, दोनों आते हैं, जितने बार ये आया हुआ उतनी बार ये आया हुआ, इसलिए लिखा नहीं मैंने। मोस्ट इंपोर्टेंट है और पक्का आपको मिलेगा बोर्ड में। व्यतिकरण 2019, 2020, 2025 के 3 से ज्यादा सेट में आया हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वह क्या होता है व्यतिकरण, समझेंगे। ठीक है, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, मान लेते हैं ये कोई तरंग है और ये दूसरी तरंग है, समान आवर्ती है। ठीक है, आवर्ती भी समान है, एक ही साथ चलती है, तो इनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। मान लेते हैं अध्यारोपण हो रहा है इनका, मतलब ये एक ही तरंग पर मिल रही है। वैसे मेन बात यही है कि एक ही तरंग पर मिलना ही इनका, ये जो अध्यारोपण हो रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, सिंपल बात, अगर कुछ भी ना याद रहे तो क्या लिखेंगे? जब दो समान तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं समान आवर्ती से, तो उनके अध्यारोपण से जो तरंग बनती, एक तरंग का निर्माण होता है, क्योंकि अध्यारोपण हो रहा है, उनका अध्यारोपण होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? हम व्यतिकरण कहते हैं। ऐसे भी ये भी आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखा? जब किसी माध्यम में समान आवर्ती की 2 तरंगे एक ही दिशा में, एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके तरंग अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। अलग अलग तीव्रताएं जो हैं उनके योग से तो भिन्न होगी, सिंपल सी बात है, उनका अध्यारोपण जो हो गया। ठीक है, कुछ बिंदुओं पर दोनों तरंगे एक ही कला में मिलती हैं, एक ही कला यानी समान फेज है, बिल्कुल फेज समान है, कला। ठीक है, मिलती है, यह घटना क्या कहलाएगी? व्यतिकरण कहलाएगी। ठीक है, क्लियर। और एक चीज का और ध्यान रखना, वो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर भी पूछ लेता है, तो आपको दोनों की डेफिनेशन लिखनी है।
क्या लिखनी है? डेफिनेशन। ये नहीं है कि डंडा खींचेंगे, एक साइड ये लिखेंगे, एक साइड ये लिखेंगे तभी अंतर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेशन लिखेंगे तो ये अंतर होगा, ठीक है। विवर्तन में देखेंगे अब क्या होता है। जब प्रकाश किरणें किसी पतली झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, पतली झिर्री है कोई और या तीक्ष्ण अवरोध है यानी किनारा है, ठीक है, तो मैं झिर्री अथवा अवरोध के किनारों की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। मुड़ जाती है क्या? आंशिक रूप से, आंशिक रूप में थोड़े से रूप से मुड़ जाती है। प्रकाश किरणों के इस प्रकार मुड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? प्रकाश का विवर्तन कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगा? वो प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। मैं आपको बताऊं, एक छेद है कोई छोटा सा छेद, ठीक है, और आप इधर से प्रकाश डाल रहे हो, ठीक है, टॉर्च लेके, तो वो जो प्रकाश है वो मुड़ेगा, ठीक है, सीधा नहीं चलेगा, वो मुड़ेगा। अगर इधर से डाल लेंगे ऐसे, ठीक है, वो मुड़ता हुआ अगर हम यहाँ डाल लेंगे तो वो ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो है, ये क्या घटना है, ये क्या कहलाएगी? मुड़ने की प्रक्रिया प्रकाश के क्या कहलाएगी? विवर्तन कहलाएगी, ठीक है। जहां अध्यारोपण होगा वो व्यतिकरण होगा, जहां मुड़ने की प्रक्रिया होगी प्रकाश के वो विवर्तन होगा। सिंपल है, क्लियर है बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तरंगाग्र, ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन में ऐड होकर पूछ लिया जाता है ज्यादातर, और ये भी कभी कभी बड़े में कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तरंगाग्र 2018, 2022 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या लिखेंगे? छोटा सी डेफिनेशन है, माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ होता है, ठीक है, जो माना हुआ होता है, होता नहीं है हकीकत में, रियल नहीं होता, जिस पर स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में होता है। कंपन की समान कला में होगा यानी समान फेज है, सेम फेज, तो क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ये 2025 है भाई, ये क्या है? 2025 जेटी है, ठीक। क्या है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक तो ये नाम को देखकर कंफ्यूज करता है, कभी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन लिख देगा, कभी प्रकाश विद्युत प्रभाव लिख देगा, लेकिन दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। तो समझेंगे ऐसा क्या होता है। जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है, मान लेते हैं कोई धातु है, जैसे सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट होती है, पता है सबको, ऐसे इस टाइप की, ठीक है, ये सोलर प्लेट है, धातु की तो होती है, भी कोई धातु है मान लेते हैं। जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है। आवृत्ति होती है रिपीट, कितनी देर में हो रही है, कोई रिपीट अगर जल्दी जल्दी हो रही है तो आवृत्ति अधिक है, अगर रिपीट देर में हो रही है यानी पुनरावृत्ति तो उसकी आवृत्ति कम होगी। तो अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी यानी एक किस्म से। तो इसने कहा जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से, अब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक डलेगा तभी तो काम करना शुरू करेगी। मान लिया अगर धूप कम होती है तो क्या सोलर ऊर्जा काम करती है? क्या सोलर प्लेट विद्युत बना पाती है? क्या करंट बना पाती है? नहीं बना पाती, या बनाती भी है तो कम होती है उसकी मात्रा। तो यानी आवृत्ति कम है प्रकाश की, इसलिए अगर प्रकाश ज्यादा है यानी धूप बहुत ज्यादा है तो प्रकाश की आवृत्ति तेजी से चलेगी, और जब प्रकाश की आवृत्ति तेज चलेगी तो विद्युत जल्दी से बनेगी, आसानी से बनेगी। तो कहने का मतलब क्या है? जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। अब कब होगा उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों का? जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक का प्रकाश होगा, यानी धूप तेज होगी, तो जब धूप तेज होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है में भागेंगे, उत्सर्जन होगा उनका, भागेंगे और करंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। क्या है? 2024 में आया हुआ और 2025 के जेयू सेट में पूछा गया, ठीक है। अंतर भी पूछ लेता है और इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो बहुत ही आसान है। नाभिकीय विखंडन में होता है, विखंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, और संलयन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो क्या है? जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक दो बराबर भागों में, ठीक है, दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है। मतलब जब बमबारी की जाएगी न्यूट्रॉनों की तो नाभिक क्या होगा? दो बराबर भागों में टूट जाएगा, और इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। अब सीधी सी बात है, जब कोई चीज टूटेगी तो ऊर्जा तो मुक्त होगी, ठीक है, ऊर्जा मुक्त होगी। जैसे मान लो कोई बम है, बम बनाया हमने, ठीक है, बम फोड़ दिया तो क्या होगा? ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा तो मुक्त होगी, ठीक है। जब भी तो क्या होगा? आसपास हुआ इफेक्ट करेगी जब ऊर्जा मुक्त होगी, जब टूटेगा तो ऊर्जा तो मुक्त होनी है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की जो ये प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी? नाभिकीय विखंडन कहलाएगी, ठीक है। अब आ जाओ नाभिकीय संलयन पर। हेडिंग डालना भाई, पहले नाभिकीय विखंडन डाल लेंगे यहाँ, फिर ये लिखेंगे, फिर नाभिकीय संलयन डालेंगे, फिर ये लिखेंगे, ठीक है। दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर
दो हल्के नाभिक हैं उनका एक बना दिया, ठीक है, ये नाभिकीय संलयन होता है। दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को क्या बोल लेंगे हम, नाभिकीय संलयन बोल लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आसान से इसकी डेफिनेशन है। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये पार्ट यही खत्म करते हैं। इसमें मैंने आपको सभी मोस्ट इंपोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है पूरी की पूरी फिजिक्स के मैं करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।